बैठिए। जैसा आपको बताया गया है कि सरकार का गठन हुआ था मोदी 3.0 9 जून को सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग शुरू हुई थी और उसी समय प्राय सभी विभागों ने अपना 100 दिन का एजेंडा तैयार किया था कि 100 दिन के एजेंडा में विभाग अनुसार क्या क्या करने का प्रयत्न किया जाएगा। कौन कौन आवासीय और हमारा शहरी विकास का विभाग एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये जैसे बढ़ता हुआ एक प्रगति, लोगों के जीवन का एक स्टाइल और शहरों का बढ़ता विकास उस नाते से आवश्यकता है, तो अपने आप में सब कामों के ऊपर ध्यान है। लोगों की जीवन स्तर को ऊंचा करना, ईज ऑफ लिविंग, यानी उनको एक डिग्निफाइड वे ऑफ लाइफ, इस प्रकार की उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हो तो बहुत सी ऐसी बेसिक नेसेसिटीज उनकी होती हैं जिसकी ओर हम लोग लगातार काम करते हैं। जैसा कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, कुछ चीजें तो बहुत उनकी आवश्यक होती हैं। उसमें मकान की जो आवश्यकता है, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत लंबे विजन के साथ एक स्लोगन दिया, हाउसिंग फॉर ऑल। तो हाउसिंग फॉर ऑल में हर प्लानिंग में नए मकान ऐसे अफोर्डेबल लेवल के गरीबों को ऐसे उपलब्ध कराए जाएं। तो उसमें जैसे 2014 में एक करोड़ मकान की उस समय में टारगेट रखे चले थे, तो 1,15,00,000 मकान जो है और वो लैंडेड हुए इस प्रकार से और अंडर प्रोसेस भी है। अभी उसमें भी कुछ ऐसा है कि शेष काम बचा है, लेकिन बहुत जल्दी वो पूरा होगा। अब नए सिरे से नई योजना इस बार PMAY 2 ये आई है। इसमें भी अगेन 1 करोड़ मकान शहरी और 2 करोड़ मकान ग्रामीण, ऐसे 3 करोड़ मकान का। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि ये निर्णय नई जो सरकार बनी है उसमें कैबिनेट का अगर सबसे पहला कोई फैसला हुआ था तो ये फैसला हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले फैसला किया कि 3 करोड़ नए मकान देने हैं हमको देश की जनता को, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र के। इस बार थोड़े उसमें पैरामीटर्स बदले हैं, जैसा अभी इसमें दिखाया गया है अपने प्रेजेंटेशन में। उसके अंदर पहला तो ये कि हमने इस बार प्रदेशों की जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंडेटरी की गई है। पिछली बार ये मैंडेटरी नहीं थी। कुछ कठिनाइयां पिछली बार में आने को जो मिली, उस अनुभव से हम लोग सीख करके नए नए प्रोविजन भी इसमें किए गए हैं। एक स्कीम इसमें रेंटल हाउसिंग की जोड़ी गई है। पहले वो रेंटल हाउसिंग की स्कीम नहीं थी। कुछ उसके अंदर राशि का भी यानी लिमिट्स भी बढ़ाई गई है कि कुछ लिमिट, कम लिमिट में शायद मकान बड़े शहरों में बन नहीं सकते, थोड़ा राशि की लिमिट ज्यादा होने से उनको और ज्यादा लाभ मिल सके, ज्यादा लोग उस कवरेज में आ सकें। इस प्रकार का ये सारा जो किया है ताकि हर परिवार को, और ये जो मकान देने की जो बात है इसको हम आगे बढ़ा सकें। तो एक बहुत बड़ा जो योजना है, बारीकी में आप लोगों को बताया है। पहली योजना के अंदर कुल मिलाकर 1 करोड़ मकान में 8 लाख करोड़ रुपए का एक प्लान थी। उसमें केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख करोड़ रुपया, 1,99,00,000 करोड़ रुपया ऐसा लगभग केंद्र सरकार की प्लानिंग में था। इस बार उसको बढ़ा करके 230 लाख, यानी 200 2.3 करोड़, 2.3 लाख करोड़, 230 लाख करोड़। और ये इस बार उस प्लानिंग में हमने डाला है। तो अपने आप में इस यानी पैसे को बढ़ाया गया और साथ ही जैसे मैंने बताया कि स्टेट्स का भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन ये बढ़ाया गया है, तो उससे और लोगों को जो सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार मकान तो अच्छा बनता है, लेकिन आदमी को अपने व्यवसाय के नाते से, अपने और कामों के नाते से ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट अपने आप में एक बड़ी, शहरों के अंदर बहुत बड़ी आवश्यकता बनती जा रही है। रोड ट्रांसपोर्ट उतना ज्यादा कैटर नहीं कर पा रही है, जिससे मेट्रो का जो कार्यक्रम शुरू हुआ और इस मेट्रो का विस्तार बहुत गति से बढ़ रहा है। जैसे हम जानते हैं कि 2014 में केवल 5 शहरों में और जो मेट्रो है जिसकी लंबाई मात्र 248 किलोमीटर थी, और अभी ये 23 शहरों में इसका विस्तार किया जा चुका है और 978 किलोमीटर और जो है मेट्रो का एक विस्तार ये किया जा चुका है। इसको और आगे गति देने के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। इसके अंदर कुछ जो प्रोजेक्ट्स बताए गए हैं नए, इन 100 दिनों के अंदर जो पूरे किए हैं, जिसमें पुणे मेट्रो फेज 1
5.5 किलोमीटर, ठाणे रिंग रोड 29 किलोमीटर और रिंग रेल, और बेंगलोर फेज 3 45 किलोमीटर, जेठाला कुंडली कॉरिडोर बीएमआरसी फेज 4 26 किलोमीटर। इसको अगर रिठाला को छोड़े तो पहले जो 3 शहरों की ये बड़ी लाइनें हैं, इनको अप्रूव करा दिया गया है कैबिनेट से। अब बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया है कि वो कुछ तिथि दें ताकि इनका जो है शिलान्यास जो है फाउंडेशन स्टोन ये रखा जा सके। जहाँ तक रिठाला कुंडली का विषय है, ये प्रपोजल भी बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इसको अप्रूव करके और इसको क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से इसमें अप्रूवल लेना पड़ता है, उनकी कंसर्न लेनी पड़ती है, तो उनकी कंसेंट के लिए वो भेज दिया गया है। मुझे लगता है, आशा करता हूँ, क्योंकि दिल्ली के लोगों को भी इसमें लाभ होगा, हरियाणा के लोगों को भी लाभ होगा, तो बहुत जल्दी उनको सैंक्शन दे देनी चाहिए और इस प्रोजेक्ट को भी बहुत जल्दी ये शुरू करा दिया जाएगा। एक जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ मैं कि मेट्रो की प्रगति हमारी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। वर्ल्ड में मेट्रो के सिस्टम में वी आर थर्ड वन। फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इज यूएसए एंड वी आर थर्ड वन। यूएसए की भी 1300 1350 किलोमीटर की ही मेट्रो है, जबकि हमारे यहाँ 978 किलोमीटर की हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन में, हाँ, 1000 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन में। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल 3 साल में हम यूएसए के नेटवर्क से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। इस प्रकार से मेट्रो के जितने भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, प्रधानमंत्री जी ने उसके शिलान्यास के लिए अपना हमको तिथि जैसे देंगे, उनका हम प्रोजेक्ट कराएंगे और नई लाइनें भी इसी प्रकार से बनाएंगे। फिर आता है क्योंकि शहरी व्यवस्था में पानी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पानी एक समय था जब स्वच्छ जल के प्राकृतिक स्रोत ये हमको मिल जाते थे, यानी जमीन से भी पानी का हम दोहन कर लेते थे अंदर से, और पानी हमको साफ पानी नदियों से, नहरों से, तालाबों से ये भी मिलता था। लेकिन अब जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, आवश्यकता बढ़ी है, तो पानी वही है, उसी पानी का उपयोग इतना कम पड़ता है कि जब तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तब तक पानी की आपूर्ति नहीं हो सकती। तो उसकी प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट्स शहरों में अलग से लगाए जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अलग से लगाए जा रहे हैं, और जमीन में भी कैसे हम पानी को रिचार्ज करें, उस रिचार्ज की व्यवस्था भी की जा रही है, रिसाइकल भी किया जा रहा है और उसको रीयूज भी किया जा रहा है। तो इस नाते से बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हमने अभी इन 100 दिनों के अंदर पूरे करने थे, उसके अंदर एक नई स्कीम जल ही अमृत, एक नई स्कीम को मंजूरी जो है दी गई है। तो कि जल ये अमृत की तरह ही हमको एक प्रकार से इसका उपयोग करना पड़ेगा, सीमित जल का उपयोग और इसका वेस्टेज ना हो, और जो पानी हम उपयोग कर चुके हैं उस पानी का भी रिसाइकल रीयूज। बहुत देश शायद इससे हमारे से बहुत आगे निकल गए हैं। मैं अगर सिंगापुर के उदाहरण देता हूँ, तो उनके यहाँ एक वाटर पार्क मैंने स्वयं देखा, यानी ये पता नहीं लगता है कि ये पानी प्राकृतिक स्रोत का है या उनका ट्रीटेड वाटर है। उसी पानी का वो उपयोग हर तरीके से पीने तक भी वो लोग करते हैं। तो एक प्रकार से इस मैकेनिकल तरीके से, चाहे वो एसटीपी हो, डब्ल्यूटीपी हो, हम जो है इस रिसाइकल की अपनी गुणवत्ता वाला जो उपचारित पानी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। 18 एसटीपी प्लांट जो 530 एमएलडी से अधिक हैं, 6 राज्यों में है, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी। यूपी के 13 शहर, इसके उद्घाटन और इसका जो कमीशनिंग है वो एकदम तैयार है। अमृत 2 के अंतर्गत 6000 करोड़ की 400 से अधिक परियोजनाएं, उनका शिलान्यास बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। ऐसे ही 3000 करोड़ रुपए की लागत की 100 से अधिक परियोजनाएं, उनका उद्घाटन ये भी होना शेष है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये लगभग 500 से अधिक योजनाएं, उद्घाटन और शिलान्यास, जिसमें लाखों परिवार जो है वो लाभान्वित होने वाले हैं। प्रधानमंत्री इसका बहुत जल्दी किसी भी दिन इसका उद्घाटन करेंगे। अब इतने सारे जो इश्यूज हैं, विषय हैं, जैसा हम जानते हैं कि एक समय ये सब चीजें मैनुअली हम एक दूसरे को डाटा आदान प्रदान करते थे, इसका रिव्यू करते थे, इसकी सूचनाएं भेजते थे, लेकिन इतना बड़ा विषय हो गया है। अब ये विषय प्रदेशों के साथ ही मिलकर के हम पहले करते थे। बहुत प्रदेश ऐसे हैं वो यूनिफॉर्मली जैसी उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए उतनी होती नहीं थी। तो इसका एक सेंट्रल कमांड सेंटर, डिजिटल एक प्लेटफॉर्म ये बनाया जाए, तो राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, इसको हमारा जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है उन्होंने मंजूरी दे दी है और अब कैबिनेट नोट के लिए भेजा गया है। जैसे ही इसमें से हमको प्रोविजन मिलती है, तो जो सारी चीजें बताई गई हैं इसके अंदर एक प्रकार से डिजिटली इन सब चीजों को कोऑर्डिनेटेड वे में अगर करेंगे तो
जितना हम पैसा लगाते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका पिलफरेज कम होगा और उसमें रिजल्ट अच्छे आएंगे। उसको स्टेट्स भी और हम सेंटर पर भी सब चीज़ों को रिव्यू कर सकते हैं, बैठे देख सकते हैं। आम नागरिक भी अगर चाहे तो उसको देख पाएगा कि कहाँ किस प्रकार की योजनाएं हमारी कितनी प्रगति पर हैं, कितनी पीछे रह गई हैं, उसे सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। तो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत डिजिटल मिशन, ये शहरी रिकॉर्ड, शहरी जो सेवाएं हैं उनके लिए भी, जिसके अंदर मोटे रूप से चार नए मॉड्यूल जो अभी जो नए जोड़े हैं, उसमें ई कचरा सेवा, यानी ई कचरा सेवा, कचरे का भी प्रबंधन हम डिजिटली मॉनिटर कर पाएंगे किसी भी शहर में कि कहाँ कचरा पड़ा है, कहाँ से उठाया गया, कहाँ डंपिंग हो गई और कहाँ उसका प्रोसेसिंग हो रही है। इसी प्रकार जो सामुदायिक हॉल है, हर शहर में सामुदायिक हॉल 20, 30, 50, 60 होते हैं, उनकी बुकिंग का कोई सिस्टम नहीं है। बहुत लोगों को उसकी असुविधा होती है, तो उसका बुकिंग सिस्टम भी एक प्रकार से ऑनलाइन हो जाएगा। ऐसे ही संपत्ति प्रबंधन, जो हमारे एसेट्स हैं, उनका भी बहुत सा विषय बहुत लोगों को पता नहीं होता। इवन हमारे अपने डिपार्टमेंट्स के बहुत विभाग ऐसे हैं जिनको अपनी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, शहरों में, देश में कहाँ कितनी है, इस पर बहुत प्रदेशों ने अच्छा काम किया है। मैं तो हरियाणा की बात कह सकता हूँ कि हरियाणा में हमने इस पर बहुत अच्छा डिजिटलाइजेशन का, जो एसेट डिजिटलाइजेशन का काम शुरू किया। आज हरियाणा के 44,212 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल जमीन कितनी है, किसकी है, कौन से विभाग की है, शहरों में भी प्रॉपर्टी आईडी करके हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। 47 लाख प्रॉपर्टीज को हमने उसमें और पंजीकृत किया है। आज कोई एक जमाना था कि एक ही प्रॉपर्टी को 2-2, 3-3 बार बिक जाती थी, लोगों को पता ही नहीं होता था इसका ओरिजिनल मालिक कौन है। पहले किसी ने बेची, दूसरे उसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बेच दी, उसने तीसरे व्यक्ति को बेच दी, तो बहुत समस्याएं खड़ी होती थी, बहुत से डिस्प्यूट ऐसे खड़े होते थे। आज वो सब चीजें बंद हो गई हैं। प्रॉपर्टी को ट्रैक किया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, किसको बेचेगी, कब बेचेगी, आज मालिक कौन है। तो ऐसे लिटिगेशन भी इससे बहुत कम हुए हैं। तो ऐसा जो डिजिटलाइजेशन का ये नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लर्निंग लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसके माध्यम से इस डिजिटल मिशन को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मित्रों, इसी प्रकार से एक विषय अभी शायद मुझे लगता है कि उस पर हमारी प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं आया, लेकिन वो आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि वो इन्हीं दिनों का ये विषय है। इस विषय में